हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। तो जैसे कि फ्रेंड, आज हम बीए प्रोग्राम का पॉलिटिकल साइंस का थर्ड ईयर एक क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है विश्व में अमेरिका के वर्चस्व को स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन डीयू सोल या इग्नू के कॉलेजेस में हर बार आए हैं और ये 20 मार्क्स का है। आज जो हमारी वीडियो का जो पार्ट है वो 8वां पार्ट है। विश्व में अमेरिका के वर्चस्व को स्पष्ट करें, पहला क्वेश्चन तो यही कहता है। तो इसे हम कैसे समझें? बहुत ही आसान है। यहाँ पे क्या लिखा है कि 1991 में नई विश्व व्यवस्था का आरंभ हुआ। अगर देखा जाए तो दुनिया दो गुटों में जब बटी हुई थी, जैसे कि अमेरिका, सोवियत संघ, एक तरफ देखा जाए तो पूंजीवाद, दूसरी तरफ देखा जाए तो समाजवाद। जब दुनिया दो गुटों में बढ़ चुकी थी तो कहीं ना कहीं दोनों का जो वर्चस्व था वो पूरी दुनिया पर देखने को मिलता था। तो 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो अमेरिका एकमात्र शक्ति बन गया। अब अमेरिका जब एकमात्र शक्ति बन गया तब उसने कौन कौन से कार्य किए अपने प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए, अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए। इससे पहले कि दूसरे विश्व युद्ध तक ब्रिटेन के वर्चस्व का दौर था। अगर देखा जाए कि दूसरे युद्ध में यानी दूसरा जो वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसमें ब्रिटेन का वर्चस्व दिखता था और दूसरे विश्व युद्ध में दुनिया दो गुटों में बट गई थी। परंतु 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। केवल अमेरिका ही एकमात्र महाशक्तिशाली देश के रूप में उभरा। 1980 के दशक में अंतिम वर्षों में सोवियत संघ धीरे धीरे कमजोर होने लगा। गोर्बाचेव मिखाइल ने सोवियत संघ का विघटन कह दिया, यानी गोर्बाचेव मिखाइल ने कहा कि अब सोवियत संघ का विघटन हो चुका, क्योंकि सोवियत संघ में वहां पे अगर देखा जाए तो नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया था। सरकारी संस्थाएं कह लो या सरकार कह लो, सबके सब भ्रष्टाचारी हो चुके थे। कोई भी सोवियत संघ में अच्छे तरीके से कार्य नहीं कर रहा था। तो अब हमें पढ़ना है कि 1990 तक अमेरिका विश्व महाशक्ति के रूप में प्रकट हुआ। और क्योंकि सोवियत संघ का विघटन तो हो ही गया था, अगर देखा जाए तो सोवियत संघ का विघटन होने के बाद तो अमेरिका कहीं ना कहीं विश्व में एक महाशक्तिशाली देश बन चुका है। और विघटन के बाद 1991 में पूर्ण रूप से अमेरिकी वर्चस्व को देखा जा सकता है, यानी अमेरिका का अब वर्चस्व है वो प्रारंभ हो चुका है। अब हम बात करते हैं प्यारे मित्रों की वर्चस्व का मतलब क्या है। वर्चस्व को अंग्रेजी में हेगीमनी कहा जाता है या हेजीमनी कहा जाता है। प्राचीन काल में इस शब्द का प्रयोग एथेंस के किस शक्ति को प्रकट करने के लिए किया जाता था? क्योंकि एथेंस के अन्य सभी नगर राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली थे और वर्तमान में इस राज्य का जो प्रयोग है अमेरिका की शक्ति को प्रकट करने के लिए हेजेमनी शब्द का हम प्रयोग करते हैं। अमेरिका का वर्चस्व जो वर्चस्व 1991 में आरंभ हुआ। अगर देखा जाए तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी देखने को मिलता है उसका वर्चस्व, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी देखने को मिलता है, लेकिन 1991 में अमेरिका का वर्चस्व सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। 1991 में अमेरिका इतना शक्तिशाली हो गया कि वह संपूर्ण विश्व व्यवस्था में परिवर्तन कर सकता था। अब हम बात करते हैं प्यारे मित्रों की सैनिक वर्चस्व। कहीं ना कहीं अमेरिका का भी सैनिक वर्चस्व देखने को मिल सकता है। जैसे समकालीन विश्व में अमेरिका सैनिक रूप में विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है। अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में अमेरिका की सबसे ज्यादा सेना शक्ति है। क्यों भाई? इस संबंध में निम्नलिखित उदाहरण है। हम पहला पढ़ते हैं कि अमेरिका का वार्षिक जो सेना जो बजट होता है वो कितना है? 455.9 अरब डॉलर है, जबकि अमेरिका के बाद 12 देश सबसे शक्तिशाली देशों का जो कुल उनका अगर बजट देखा जाए, वार्षिक जो बजट है वो 449.4 अरब डॉलर है। यानी अमेरिका सिर्फ अकेला एक ऐसा देश है कि अपने सेना के ऊपर कितना खर्च कर देता है? 455.9 अरब डॉलर। बाकी के देश जो हैं 12 देशों को मिलाने के बाद देखिए कितना आ रहा है, यानी 449.4 अरब डॉलर। अमेरिका की सेना विश्व में सभी समुद्रों में उपस्थित है, इसलिए वह किसी भी क्षेत्र पर
आक्रमण करने की क्षमता रखता है और नाटो विश्व का सबसे शक्तिशाली संगठन बना। हालांकि मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा कि नाटो की स्थापना कब की गई थी? सन 1949 में की गई थी। ये 12 देश थे। आज के मौजूदा में 30 देश शामिल है इसमें। 30 देश कहीं ना कहीं अमेरिका को चलाते हैं और अमेरिका नाटो का मुखिया है। इस प्रकार अमेरिका विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है और 1990 में अमेरिका ने व्यवहार में एक काफी हद तक परिवर्तन लेकर आया। वो हमें पढ़ना है और उसे समझना भी है। तो प्यारे मित्रों, प्रथम खाड़ी विश्व युद्ध क्या है उसके बारे में हमें समझना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रथम खाड़ी युद्ध के बारे में। अगस्त 1990 में इराक ने क्या करा? अपने पड़ोसी मुल्क को अपने कब्जे में ले लिया। क्या नाम था उसका? कुवैत। मामला कहां पहुंचा? यूएनओ में। यूएनओ ने इराक को समझाने बुझाने की तमाम कोशिशें जारी रखी, लेकिन ये सारी कोशिशें व्यर्थ हो गई। इसलिए सुरक्षा परिषद ने इराक के खिलाफ सैनिक कार्रवाई की आज्ञा दे डाली। अमेरिका अपने मौके का इंतजार कर रहा था। वो चाहता था कि भाई कहीं ना कहीं मेरा वर्चस्व दिखे पूरे विश्व में। अब हम बात करते हैं कि अब 34 देशों की मिली जुली जो सेना थी इराक के लिए बनाई गई, जिसमें 6,07,000 सैनिक थे। इस सेना में अगर देखा जाए तो 75% जो सैनिक थे कहीं ना कहीं वो अमेरिका के थे और इस युद्ध को ऑपरेशन डेजर्ट कहा जाता है। इस युद्ध का जो सीधा जो प्रसारण था वो टीवी पर किया गया था। इस वजह से इसे वीडियो गेम वॉर भी कहते हैं। इस युद्ध में बहुत ही उच्च तकनीकी का इस्तेमाल भी किया गया था। इस वजह से इसे हम कंप्यूटर वीडियो गेम वॉर भी कहते हैं। हालांकि अगर देखा जाए प्यारे मित्रों तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इससे पहले सद्दाम हुसैन ने कहा कि 100 जंगों की एक जंग साबित होगी, क्योंकि भाई इराक के जो राष्ट्रपति थे वो सद्दाम हुसैन थे। उनको समझाने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन वो कहाँ समझने वाले थे। उन्होंने तो कहा कि 100 जंगों की एक जंग साबित होगी अगर अमेरिका ने हमला किया तो। लेकिन बाद में क्या होता है कि युद्ध हुआ तो इराक हार गया, तो सद्दाम हुसैन की जो सरकार है तो उनकी सरकार इराक में बरकरार ना रह पाई। इस युद्ध के बाद अगर देखा जाए तो अमेरिका का जो वर्चस्व था दुनिया में तेजी से बढ़ने लगा। पहाड़ी क्षेत्रों में अमेरिका का प्रभाव भी बढ़ गया था। हालांकि लड़ाई में नुकसान तो होता ही रहा, चाहे कोई भी जीते या हारे, या हारने वाले का नुकसान ही तो होता है। अब हम बात करते हैं कि जीतने वाले का भी नुकसान होता है, क्योंकि उसकी सेना के सैनिक भी मारे जाते हैं और हथियार पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है लड़ने में। लेकिन अमेरिका को नुकसान बिल्कुल भी नहीं हुआ था, बल्कि फायदा हुआ था, क्योंकि इस युद्ध के बाद अमेरिका के हथियारों की बिक्री बड़ी तेजी से होने लगी। युद्ध के बाद अमेरिका को जर्मनी से, जापान से, सऊदी अरब जैसे देशों से बहुत सारा पैसा मिला, क्योंकि अमेरिका ने इन देशों को अपने हथियार बेचता था। अब हम बात करते हैं प्यारे मित्रों ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच क्या है। अब जरा दूसरे युद्ध पर नजर डालते हैं कि ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच सन 1999 में केनिया और तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों पर हमला किया था। पता है ये हमला किसने किया था? अलकायदा के संगठनों ने किया था। आतंकवादियों द्वारा यह हमला किया गया था, इसलिए अमेरिका बहुत ज्यादा बौखलाया हुआ था। आतंकवादियों को वो ढूंढ कर मारना चाहता था, यानी आतंकवाद का सफाया करना चाहता था। इन हमलों के लिए अमेरिका ने अलकायदा को जिम्मेदार माना। अलकायदा के खिलाफ अमेरिका ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच शुरू कर दिया, जिसमें अफगानिस्तान पर मिसाइलों से हमले किए गए। क्रूज मिसाइलों से, छोटे बड़े मिसाइलों से हमले किए गए। इन हमलों के लिए अमेरिका ने यहां तक कि यूएन से भी परमिशन नहीं लेता। इस तरीके से अमेरिका ने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करके दिखाया कि वह यूएनओ से भी सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश है।
इस युद्ध में अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय युद्ध में नियमों का पालन बिल्कुल ही नहीं किया गया था। तो प्यारे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं यूएनओ जो बनाया गया था, देखो जितने भी संगठन जो बनाए जा रहे थे वो परमाणु सशस्त्र विद्रोह को रोकने के लिए बनाया जा रहा था। जैसे मान लिया जाए कि बड़े बड़े जो संपन्न जो देश थे तो उनके पास परमाणु हथियार थे, तो वो कभी भी आपस में लड़ सकते थे। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे संगठन बनाए गए, मानवतावादी को बचाने के लिए कहा गया कि भाई कोई भी देश परमाणु जो देश है वो कहीं ना कहीं दूसरे पर परमाणु हमला नहीं करेगा, और नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाया गया। जबकि युद्ध होता है तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियम भी होते हैं, युद्ध के कुछ नियम होते हैं या कानून होते हैं, उनका पालन भी किया जाना चाहिए। और ये नियम होता है कि नागरिक क्षेत्रों पर बमबारी नहीं की जाएगी, क्योंकि आम नागरिकों का जो लड़ाई से कुछ लेना देना था ही नहीं। अगर आतंकवादियों ने हमला किया था तो आतंकवादियों को निशाना बनाना चाहिए था, क्योंकि आम जनता कहीं ना कहीं इस लड़ाई से उसका कोई लेना देना था ही नहीं। फिर सैनिक क्षेत्रों पर बमबारी की जाए और नागरिक क्षेत्र पर भी नहीं, लेकिन अमेरिका ने नागरिक क्षेत्रों पर भी बमबारी कर दी। यानी आतंकवाद को खत्म करने के लिए इस तरीके से वो जा सकता है कि नागरिकों की भी उसने जान ले ली। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के बारे में। तो यहाँ पे क्या बताया जाता है कि ऑपरेशन इराकी फ्रीडम से क्या हुआ कि जिससे अमेरिका को और ज्यादा अपनी शक्ति प्रदर्शन करने का मौका मिल गया। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम जो कि 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने इराक पर हमला करके ऑपरेशन इराकी फ्रीडम को शुरू किया। अमेरिका लंबे समय से इराक पर इल्जाम लगा रहा था कि इसके पास व्यापक पैमाने पर जनसंहार वाले हथियार मौजूद हैं, पर यूएनओ ने अमेरिका को इराक के खिलाफ हमले की आज्ञा नहीं दी, क्योंकि जांच के दौरान एक हथियार भी नहीं मिला था। फिर भी अमेरिका ने क्या किया, अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर इराक पर हमला बोल दिया और पूरी दुनिया के सामने सद्दाम हुसैन को फांसी पर चढ़ा दिया। इससे ये पता चलता है कि अमेरिका का वर्चस्व जो है वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। तो प्यारे फ्रेंड्स, अब हमें क्या पढ़ना है कि आर्थिक वर्चस्व के बारे में पढ़ना है। आज दुनिया में अमेरिका का जो वर्चस्व है वो आर्थिक वर्चस्व के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि अमेरिका ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में अपनी मर्जी के मुताबिक बदल दिया है, परिवर्तन कर दिया है। अमेरिका के अंदर दुनिया की बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के क्या है, मुख्यालय हैं। इसलिए अमेरिका व्यापार का केंद्र बिंदु है। अमेरिका का जीडीपी सबसे ज्यादा है। अगर देखा जाए सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा जीडीपी किसकी है, यूरोप की है। अब हम पढ़ते हैं कि यानी अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और सेकंड नंबर पे कौन आता है, यूरोप आता है। याद रखिएगा, समुद्री यातायात के नियमों का निर्माण सिर्फ कौन करता है, अमेरिका करता है, अपने फायदे को ध्यान में रखते हुए, जिससे क्या अमेरिका का आर्थिक वर्चस्व बड़ी तेजी से बढ़ रहा है या देखने को मिलता है। आज इंटरनेट का इस्तेमाल व्यापार करने के लिए, संपर्क करने के लिए लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका की ही देन थी क्या, इंटरनेट आया था 1950 में। तो इंटरनेट का जो इस्तेमाल था ज्यादातर लोग करने लगे और बहुत बड़े पैमाने पर इंटरनेट का इस्तेमाल होने लगा, इसलिए पूरी दुनिया पर अमेरिका का क्या है, नियंत्रण है। अमेरिका के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार है। यह दुनिया में अमेरिका का सबसे बड़ा आर्थिक वर्चस्व भी दिखता है। तो प्यारे मित्रों, अब हमें सेकंड पढ़ना है कि सैनिक वर्चस्व। अमेरिका के वर्चस्व का दूसरा जो रूप है वो सैनिक वर्चस्व है। 1991 में सोवियत संघ का विघटन तो हो गया, अब अमेरिका एकमात्र शक्ति बचा। इस वजह से अमेरिका का सैनिक वर्चस्व और ज्यादा पाया गया। लेकिन अमेरिका के सैनिक वर्चस्व को बहुत आसानी से समझा जा सकता है, जैसे कि अमेरिका का ज्यादा कुल रक्षा जो बजट है वो कितना है, 455.9.8 अरब डॉलर है, जबकि अमेरिका
के बाद 12 जो देश है, टॉप के जो देश है, उनका जो रक्षा जो बजट है वो इतना है। हालांकि मैंने आपको ये पहले भी पढ़ा है, लेकिन ये सैनिक वर्चस्व में रिपीट हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि इसे ढंग से क्यों ना पढ़ा दिया जाए। यानी अमेरिका का जो वार्षिक जो रक्षा जो बजट है वो 12 देशों का रक्षा बजट से भी ज्यादा है। और दूसरी तरफ 12 देश मिलकर भी क्या अमेरिका की रक्षा बजट पर खर्च नहीं कर पाते अपनी सेना पर, इसलिए अमेरिका का सैनिक वर्चस्व पाया जाता है। सिंपल सी बात देखो, केवल यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, सिर्फ अमेरिका एक ऐसा देश है कि अपने सैनिक शक्ति पर 455.9 अरब डॉलर खर्च कर देता है, जो कि 12 देश क्या करते हैं, अलग अलग जो 12 देश है वो अपनी सेना रक्षा पर जो बजट खर्च करते हैं वो कितना है, 449.5 अरब डॉलर है। तो अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है। और दूसरे नंबर पे याद रखना कि सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किसके पास है, यूरोप के पास है। और परमाणु हथियार ताकत की निशानी है, जिसके पास परमाणु हथियार सबसे ज्यादा होते हैं वो सबसे शक्तिशाली देश होता है। आज दुनिया के सभी समुद्रों पर अमेरिका की नौसेना तैनात है। अमेरिका कभी भी और किसी भी देश पर हमला कर सकता है। इस घटना को हम अमेरिका के सैनिक वर्चस्व को समझ सकते हैं। जैसे 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया था, इस हमले के लिए यूएनओ की परमिशन नहीं ली थी इसने। और अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर देश है और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये रियलिटी है। अब हम बात करते हैं प्यारे मित्रों कि अमेरिका के वर्चस्व का जो तीसरा जो रूप है वो क्या है, सांस्कृतिक रूप, वह है सांस्कृतिक वर्चस्व। सांस्कृतिक वर्चस्व सबसे खतरनाक है। कल्चरल की हम बात करें, क्योंकि इसके जरिए अमेरिका पूरी दुनिया को अपना समर्थन बनाना चाहता है और मानसिक रूप से अपना गुलाम बनाना चाहता है। आज अमेरिका फिल्मों के जरिए, टीवी के जरिए, संचार के साधनों के जरिए अपनी संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। दुनिया के अंदर लोग अब क्या अमेरिका के खान पान को अपनाकर, उनके रहन सहन को अपनाकर अपने आप को आधुनिक समझते हैं। अमेरिका का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और अमेरिका की संस्कृति लुभावनी होती जा रही है, क्योंकि पूरी दुनिया के देश अमेरिका की संस्कृति से प्रभावित हो चुके हैं। और अमेरिका की बढ़ती संस्कृति की वजह से भारत जैसे तीसरी दुनिया देशों की संस्कृति के लिए बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है, या उनकी संस्कृति नष्ट हो सकती है। जब हम पश्चिमी सभ्यता को अपनाएंगे तो हमारी जो संस्कृति होगी वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। यानी यह जो संस्कृति वर्चस्व है ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है और पता नहीं चल रहा कि वर्चस्व किस तरीके से असर कर रहा है। जैसा कि आप जीन्स की पैंट पहनते हो, मैं भी जीन्स पहनता हूं और हम सब इंग्लिश का इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं, लेकिन आज तक हमें एहसास नहीं हुआ कि हम अमेरिकी वर्चस्व के क्या है, शिकार है। प्यारे फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और ये आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है, तो मैं चाहूंगा कि आप अपने क्या है कि क्वेश्चन को तैयार करें, क्वेश्चन के आंसर को अच्छे तरीके से तैयार करें ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख सकें। और मैंने इसमें 9/11 के बारे में नहीं बताया, आप 12th क्लास की बुक को उठाकर उसमें पढ़ सकते हैं 9/11 की घटना क्या थी। तो बस इतना सा ही टॉपिक था हमारा अमेरिकी वर्चस्व के बारे में। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।